उठो जल्दी से, मेरे बेटे को फीड कराओ। वैसे भी तुम्हें दूध तो आ रहा होगा ना। मेरे बेटे का पेट भर जाएगा और तुम्हें भी अपने सीने से लगाने को एक बच्चा मिल जाएगा। विक्रांत की इस बात पर मीरा, जो अपने अंदर कितने ही गमों को दफन कर कर इस वक्त उसकी सेहत सजा कर बैठी थी, उसने एक बार अपनी पलकों को उठाकर विक्रांत की ओर देखा, मगर खामोश रही। विक्रांत ने अपने 1 महीने के बेटे दक्ष को सामने बिठाए 20 साल की खूबसूरत जवान मीरा की गोद में डाला था। उसकी मौजूदगी उसे ये यकीन दिला रही थी कि वो सिर्फ उसके बेटे की माँ ही नहीं बन सकती, बल्कि उसे अपने सीने से लगाकर उसकी भूख भी मिटा सकती है। मीरा शायद विक्रांत की मौजूदगी में झिझक रही थी। कहने लगी, विक्रांत, मैं माफी चाहती हूँ। मीरा की बात पर विक्रांत हैरान हुआ और उसके सामने बैठकर कहने लगा, क्या मतलब? मेरा बेटा रो रो कर पागल हो चुका है और तुम जानती हो ना इस शादी की वजह क्या है। जल्दी मेरे बेटे दक्ष को अपने सीने से लगाओ। मैं नहीं पिला सकती। लेकिन क्यों? क्यों नहीं पिला सकती? मीरा बहस करती कि विक्रांत ने दक्ष को उसकी गोद में डाला और उसकी कमीज से हाथ डालते उसके इनर को ऊपर कर गया था कि तभी विक्रांत की नजर मीरा के खूबसूरत वजूद पर पड़ी। वो अपने बेटे की भूख को भूल गया और अब बेखुद होते हुए आज विक्रांत ऑफिस से वापस आया था। वो दिल में सोचकर आया था कि वो अपनी माँ के साथ अपने दिल की बात शेयर करेगा और उन्हें बताएगा कि वो मीरा से शादी करना चाहता है, क्योंकि विक्रांत दिल ही दिल में मीरा को पसंद करने लगा था। वो हर वक्त घर में उसके सामने मौजूद रहती थी, आसपास घूमती, उसकी बातों का ख्याल रखती, मगर शायद मीरा के दिल में ऐसा कुछ नहीं था और वो विक्रांत से 8 साल छोटी भी थी। मगर अब जब विक्रांत के दिल की दुनिया बदल चुकी थी, तो वो अपनी मोहब्बत को यूं ही नहीं जाने देगा। विक्रांत ऑफिस से जब घर पहुंचा तो सामने का माहौल देखकर उसे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। उसकी माँ की सहेली सरला जी अपनी पूरी फैमिली के साथ उनके घर पर मौजूद थी। सब लोग खुशियों में बिजी थे। जैसे ही नजर विक्रांत पर पड़ी, सरला जी बोली, अरे विक्रांत बेटा, आओ ना, कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इतने बिजी हो गए हो, अब तो हमें तुम्हारी शक्ल भी देखने के लिए तरसना पड़ता है। विक्रांत ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए, मगर साथ में बैठी हुई सौम्या के चेहरे की मुस्कुराहट किसी और ही बात की गवाही दे रही थी, क्योंकि विक्रांत की मां ने एक बार उसके सामने कहा था कि वो सौम्या को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, जिस पर हमेशा ही विक्रांत ने टाल मटोल कर दिया था। मगर आज इस तरह पूरी फैमिली का एक साथ बैठना, इस कदर खुश होना उसे हजम नहीं हो रहा था। इतने में मीरा सिंपल से होलिये में गले में दुपट्टा डालकर सामने आई थी। आंटी जी, खाना लग गया है। अनीता जी थोड़े ठंडे रवैये की मालकिन थी और उनके दिल में हमेशा से ही अपनी सहेली की बेटी सौम्या को ही बहू बनाने की चाहत थी। मीरा इस घर में एक कामवाली की हैसियत से काम करती थी। बस उस पर वक्त की मार ही कुछ ऐसी पड़ी थी कि वो इस घर में काम करने के लिए मजबूर थी। उसकी माँ की मौत हुई तो उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो नौकरी ढूंढने के लिए निकली, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो नौकरी भी नहीं मिल रही थी। यूं अकेली बेसहारा लड़की, ऊपर से उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो अनीता जी ने उसे अपने घर पर काम पर रख लिया और उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई थी। खाना खाने के बीच विक्रांत पर यह राज खुला कि आज उसका और सौम्या का रिश्ता पक्का हो चुका है और बस खाने के बाद घर में ही एक छोटी सी मंगनी की रस्म की जाएगी और कुछ ही हफ्तों में सौम्या ब्याह कर उसके घर में आ जाएगी। विक्रांत और उसके पापा मिलकर एक फैक्ट्री चलाते थे। वो अपने माँ बाप का इकलौता था और इसलिए सरला जी दिल से चाहती थी कि ये रिश्ता हो जाए। जैसे ही विक्रांत को ये बात पता चली कि उसका और सौम्या का रिश्ता हो गया है, उसका खाना वहीं बीच में छूट गया। भूख मर गई। वो अपने कमरे में चला गया और इधर उधर चक्कर काटने लगा। मैं तो कुछ और ही सोच कर आया था, मगर नहीं जानता था कि आगे मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार होगा। उसने अपनी माँ को अपने कमरे में बुलाया। मम्मा, आपने किससे पूछकर मेरा रिश्ता तय कर दिया है? सौम्या से क्यों तय कर दिया मेरा रिश्ता? वो हैरान हुई। क्या मतलब पूछ के? तुम जानते भी हो कि तुम्हारी शादी सौम्या से ही होगी और इस बात का जिक्र मैं बहुत बार घर पर भी कर चुकी हूँ। कभी आज तक तुमने कोई ऐतराज नहीं उठाया और आज आज तो रिश्ता भी हो गया है। फिर तुम कैसे ऐतराज कर सकते हो?
बाहर आओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम घर पर ही कुछ लोगों की मौजूदगी में अंगूठी पहनाने की रस्म करेंगे। फिर शादी तो मैं अपने बेटे की बड़ी ही धूमधाम से करूंगी। अनीता जी पास बैठी अपनी सारी प्लानिंग उसे बता रही थी, मगर उसकी सुई तो एक ही जगह पर अटकी हुई थी। मम्मा बस करें, कौन सी प्लानिंग लेकर बैठ गई हैं आप? मैं सौम्या से शादी नहीं करूंगा। अभी उसके शब्द मुंह में ही थे कि अनीता जी बोली, विक्रांत, अपनी माँ की मेहनत का यूं सिला नहीं दे सकते तुम। कितनी मोहब्बत से, कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें पाला है, और आज आज क्या तुम अपनी माँ की खुशी के लिए ये भी नहीं कर सकते? बात ऐसी नहीं है मम्मा, आपका हर हुक्म मेरी जान से बढ़कर है। मगर ये शादी कुछ दिनों की बात की नहीं है कि मैं बाद में अपनी मर्जी से बदल लूंगा। ये पूरी जिंदगी का सवाल है, और मैं नहीं चाहता कि सौम्या की जिंदगी बर्बाद हो। अनीता जी चौंकी, क्या मतलब? बर्बाद कैसे होगी? तुम उसके पति होगे, सब कुछ उसे दोगे जिसका वो हक रखती है। मम्मा आप समझती क्यों नहीं? मैं सौम्या से मोहब्बत नहीं करता। विक्रांत की बात सुनकर अनीता जी कहने लगी, जब शादी हो जाएगी तो मोहब्बत भी हो जाएगी। विक्रांत ने सीधा कह दिया, मम्मा बस करें, आप बस अपनी ही बात कहे जा रही हैं। मैं सौम्या से नहीं बल्कि मीरा से शादी करना चाहता हूँ। मीरा का नाम सुनकर अनीता जी उठकर खड़ी हो गई थी। विक्रांत, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं या नहीं? एक तो वो तुमसे 8 साल छोटी है और हर वक्त डरी सहमी रहती है। उसका और तुम्हारा क्या जोड़ है? वो इस घर की काम वाली। बस मामा, आप इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। वो काम वाली नहीं है, बस उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे एक सहारा चाहिए जो हमने उसे दिया है। वो बहुत ही खुददार लड़की है, इसलिए हमारे घर में काम करके 2 वक्त की रोटी खाती है। अच्छा अच्छा ठीक है। सुनीता जी थोड़ी सी शांत हुई, लेकिन विक्रांत बेटा, वो तुम्हारे जोड़ की नहीं है। वो एक डरी सहमी सी लड़की है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सौम्या इस घर में आए। देखना, तुम एक दिन मेरे फैसले पर बहुत खुश होगे। मुझे मीरा से कोई नफरत नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन तुम्हारी शादी सौम्या से ही होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो विक्रांत को मौका दिए बगैर कमरे से निकल गई। 5 मिनट में नीचे आ जाना, जाते जाते उन्होंने कहा था, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी माँ की इज्जत खराब नहीं होने दोगे। आखिरी शब्द कहते हुए वो कमरे से निकल गई, और विक्रांत सोचने लगा, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, क्या करूँ? खैर वो चेहरे पर कोई भी भाव लाए बगैर नीचे आया था। सब लोग तैयार बैठे थे। सरला जी जल्दी से बोली, आओ आओ विक्रांत बेटा, इधर आकर बैठो। उन्होंने उठकर सौम्या के बराबर में विक्रांत को बिठाया। सौम्या के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। शायद वो दिल से चाहती थी उसे। दोनों के हाथों में अंगूठी थमाई गई, और एक साथ अंगूठी पहनाने की रस्म हुई। मीरा भी पास खड़ी थी। उसने जल्दी से मिठाई वाली प्लेट उठाई और सबका मुंह मीठा करवाने लगी। विक्रांत ने सर से लेकर पैर तक मीरा को देखा, और दिल में सोचने लगा, कितनी पागल और मासूम हो तुम, मेरी मोहब्बत को महसूस भी नहीं कर पा रही। वो लगातार मीरा को देख रहा था, और जब विक्रांत की नजरों पर उसकी माँ की नजर गई, तो उन्होंने उसे नजरों ही नजरों में वार्निंग दी थी, मंगनी हो चुकी है। मीरा जब विक्रांत के आगे प्लेट लेकर आई, तो विक्रांत ने कुछ भी नहीं कहा, और फिर मोबाइल जेब से निकालकर फोन के बहाने वहां से उठकर चला गया। कितनी ही देर उसे ये यकीन करने में लग गया कि मीरा अब उसकी नहीं हो सकती। मीरा की उम्र भी अब 20 साल होने वाली थी, और विक्रांत की मंगनी के बाद अब मीरा की मासी उसे मजबूरन अपने साथ तो नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि उनके पति को ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन अब वो चाहती थी कि मीरा की शादी हो जाए, वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। फिर जल्द ही उन्होंने मीरा के लिए एक रिश्ता भी पसंद कर लिया। लोग जाने पहचाने थे। विक्रांत के पापा विजय जी के दोस्त का बेटा था, और नाम था सौरभ। अनीता जी के कानों में ये बात भी डाल दी गई थी। सौरभ एक अच्छी जॉब करता था, पढ़ा लिखा था। अपनी तरफ से उन्होंने मीरा के लिए अच्छा ही सोचा था। मीरा का रिश्ता तय होने की खबर भी विक्रांत के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, और सबसे बढ़कर उन दोनों की शादी की तारीख भी एक ही दिन रखी गई थी। वो दुल्हन बनी धीमे कदमों के साथ स्टेज की तरफ जा रही थी। विक्रांत के बराबर में सौम्या दुल्हन बनी बैठी थी, जबकि उसके सामने ही मीरा सौरभ के साथ बैठी हुई थी। विक्रांत की नज़र एक पल के लिए भी मीरा के वजूद से हट नहीं रही थी।
वो खून के आंसू अंदर ही अंदर उतारता हुआ एक तकलीफ से गुजर रहा था। उसकी मोहब्बत उसकी नज़रों के सामने स्टेज पर बैठी किसी की हो रही थी। उस वक्त जैसे मोहब्बत को दिल के किसी कोने में वो दफन कर चुका था और उसने चुपचाप सौम्या के साथ 7 फेरे लेकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मीरा विदा होकर घर चली गई और अनीता जी को इस बात की खुशी थी कि जब मीरा यहाँ नहीं होगी तो विक्रांत भी अपने रिश्ते को खूबसूरती से शुरू करेगा। वरना अगर मीरा यहाँ होती तो शायद वो खुद को संभालने या रिश्ता स्वीकार करने के वक्त लगा सकता था। सौम्या बहुत प्यारी लड़की थी। जैसे ही विक्रांत अंदर आया तो वो खुद को ये समझा कर आया था कि सौम्या के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। अगर उसकी किस्मत में मीरा नहीं थी तो वो सौम्या को उसके हक से दूर नहीं रख सकता, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसमें सौम्या की कोई गलती नहीं थी। वो आगे बढ़ा, जेब से एक डिब्बी निकाली और सौम्या को कहने लगा, ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा, खुद पहना दीजिए। सौम्या ने कहा तो उसने अंगूठी निकालकर सौम्या की उंगली में डाल दी। सौम्या, मैंने आज से पहले कभी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचा था। मुझे उस दिन अचानक ही पता चला कि हमारा रिश्ता तय हो गया है, इसलिए मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इस रिश्ते को लेकर मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सौम्या कुछ पल के लिए खामोश रही और फिर आगे कहने लगी, विक्रांत, कहीं आप किसी और से मोहब्बत तो नहीं करते? वो एकदम से खामोश हो गया। वो सोच चुका था कि अपने और मीरा के राज को किसी पर जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह शायद उसका इजहार मोहब्बत मीरा की जिंदगी पर असर डालता। ऐसी बात नहीं है सौम्या। और सौम्या उसकी बात पर खुश हो गई थी। मैं तो आपसे बहुत पहले से मोहब्बत करती हूँ विक्रांत, और आज तो आप मेरे हो चुके हैं। मेरे लिए ये वक्त किसी सपने से कम नहीं। विक्रांत को कुछ हैरत हुई। सौम्या की आंखों की चमक उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी। उसने सौम्या के हाथों को थाम लिया। तभी उसकी आंखों के सामने मीरा का चेहरा आया था। उसने जल्दी ही अपने सर को झटक कर मीरा की यादों से पीछा छुड़ाया और आगे बढ़ते हुए सौम्या को अपनी बाहों में समेट लिया था। धीरे धीरे उसका दुपट्टा हटाकर साइड पर रखा, उसकी ज्वेलरी उतारी और साइड लैम्प की रोशनी बंद करके उसके वजूद को हर पर्दे से आज़ाद कर दिया था। सौम्या शर्म से सिमटी हुई उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। वो धीरे धीरे उसे सहलाता हुआ मदहोश कर रहा था। वो पूरी सच्चाई से सौम्या को उसके रिश्ते का हक देना चाहता था। उसने मीरा को अपने दिल के किसी कोने में छुपाकर उसकी चाबी कहीं दूर फेंक दी थी। आंखें बंद करते हुए वो उसकी नर्म धड़कनों को झुककर उसे अपने होठों से छूने लगा था। सौम्या मचल कर मदहोश सिसकियां भर रही थी। विक्रांत कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल चुका था। विक्रांत अपने रिश्ते की शुरुआत बहुत ही दिल से कर चुका था, मगर मगर मीरा की रात एक तड़प बन चुकी थी। वो अभी तक बेड पर बैठी सौरभ के आने का इंतजार कर रही थी। शादी के वक्त तो सौरभ के चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे वो शादी से बहुत खुश हो, मगर अब वो अंदर क्यों नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद सौरभ कमरे में दाखिल हुआ। अब तो 2 बजने वाले थे और मीरा वहीं बेड पर टेक लगाए सो चुकी थी। वो कमरे में आया तो धम से बेड पर गिर पड़ा था। उसकी हरकत पर मीरा एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने सौरभ को देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थी जैसे उसने ड्रिंक कर रखी हो। सौरभ उठकर उसके सामने बैठा कहने लगा, अपने पति का इंतजार भी नहीं कर सकी। वो एकदम से डर गई। सौरभ का जो रूप शादी से पहले था अब उसमें 1% भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने आपका बहुत देर इंतजार किया था, वो कांपते होठों के साथ हिम्मत करके बोल दी थी। मीरा अभी बोल ही रही थी कि सौरभ अचानक जल्दी से उठकर बैठ गया और झटक कर उसका चेहरा पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि मीरा के चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। तुम तो बड़ी सीधी सीधी और गवार सी लग रही थी जब रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन यहाँ तो गज भर की जुबान निकल आई है तुम्हारी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। सौरभ उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, अब बड़े ड्रामे शुरू हो गए तुम्हारे। रोती हुई लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। रोना बंद करो। मैं जितने भी बजे कमरे में जाऊं, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? शुक्र करो कि तुम्हारे पास आ गया हूं। अब उतारो ये सब कुछ, मुझे सुकून चाहिए तुमसे। मीरा डर के मारे कांप रही थी। सौरभ उसे हर तरह से परेशान करने लगा। वो बेरहमी से उसके करीब आया था, उसका दुपट्टा खींचकर दूर किया और उसकी ज्वेलरी को भी बेदर्दी से उतारने लगा था।
उसके नाजुक वजूद को उसने बड़ी ही बेदर्दी से मसल कर रख दिया। उसे तकलीफ देखकर वो मजे में सो गया था, जबकि बेचारी अनाथ मीरा सारी रात कमरे के कोने में पड़ी सिसकती रही थी। उसकी नाजुकता को रौंदते हुए उससे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। मीरा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुखों के साथ गुजारी थी, सोचती थी शादी के बाद शायद वो खुशहाल जिंदगी जी पाएगी, उसका पति उसका ख्याल रखेगा, उसकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। उसने देखा था कि शादी से पहले उसकी माँ किस कदर तकलीफें सहती थी। उसके पापा बहुत पहले उसकी माँ को छोड़कर जा चुके थे। माँ को तलाक हुई तो वो अपने भाई के घर आ गई थी और भाभी को खुश करने के लिए दिन रात उनकी गुलामी किया करती थी। आज मीरा को लगा कि शायद उसकी माँ की तरह उसकी किस्मत भी फूट चुकी है। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। सौरभ जैसा भी था, अब उसका पति था, और मीरा ने ठान लिया कि अब वो उसके साथ ही जिंदगी गुजारेगी, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें जैसी माँ थी वैसी ही बेटी। पहले माँ को तलाक हुआ और अब बेटी को भी तलाक लेकर आ गई है, और वो तलाक लेकर जाती भी कहाँ, उसका कोई ठिकाना भी नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि खामोश रहने में ही भलाई है। वो कम उम्र थी, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। सुबह हुई तो मीरा हल्का फुल्का सा तैयार होकर बाहर जाने लगी। तभी सौरभ की आंख खुल गई। उसने पीछे से आवाज लगाई, कहाँ जा रही हो? कम से कम मुझे तो जगा देती। सौरभ की आवाज सुनकर मीरा के कदम रुक गए। वो डर के मारे पीछे पलटी। सौरभ हंसने लगा, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ। अब सौरभ का रात का नशा उतर चुका था। उसने बेड से उठकर मीरा को सर से पांव तक गौर से देखा। कहने लगा, क्या कमाल का हुस्न पाया है तुमने। पहली बार देखते ही तुम सीधा मेरे दिल में उतर गई थी। सौरभ की बातों पर मीरा बस हैरत से उसके चेहरे को देखती रही। कल रात को जिस तरह जंगली जानवरों जैसा उसका बर्ताव देखा था, अब वो उतनी ही नरमी और मोहब्बत से उसे देख रहा था। सौरभ उसे अपनी बाहों में भरकर ड्रेसिंग टेबल के सामने ले आया और आईने में दोनों का साथ देखते हुए कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। सौरभ का ये रूप देखकर मीरा को थोड़ा सुकून हुआ था। सौरभ एक अच्छे घर का लड़का था, काफी अमीर भी, लेकिन दिन ब दिन वो गलत रास्तों पर चलने लगा था, और शायद उसके घर वाले ये बात नहीं जानते थे। सौरभ उसे अपनी बाहों में लिए हुए कहने लगा, जानती हो मेरी शादी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कि मेरी शादी जल्दी हो और फिर भगवान मुझे एक प्यारा सा बेटा दे। कहीं सौरभ के मुंह से बेटे की ख्वाहिश सुनकर मीरा खामोशी से उसे देखने लगी। बाहर चलने को कहते हुए बोली, चलो सौरभ बाहर चलते हैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, चलते हैं। बुक तभी उसकी गर्दन पर अपने होठ रखकर उसके बदन पर लगे परफ्यूम की खुशबू में डूबते हुए बोला था, मेरा तो अभी भी दिल नहीं कर रहा कि तुम कमरे से बाहर जाओ। वो उसकी नर्म धड़कनों को बहुत जोर से मसल गया था कि मीरा के होठों से एक सिसकी सी निकल गई। दर्द इतना तेज उठा था कि आंखों में नमी उतर आई थी। प्लीज सौरभ, मुझे दर्द। अगले ही पल सौरभ ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर झुककर शिद्दत से उसके होठों को चूमने लगा था। वो बहकने लगा था। सौरभ की शरारतें बढ़ ही रही थी कि बाहर से उसकी बहन सुरभि ने आवाज दी थी, सौरभ भाई, मीरा भाभी के घर वाले आ चुके हैं और मम्मी आपको नीचे बुला रही हैं। अपने घर वालों का सुनते ही मीरा बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मासी इंतजार कर रही होंगी। सौरभ ने उसे छोड़ते हुए कहा, जाओ, मैं भी आ रहा हूं, लेकिन देखो किसी से भी हमारी रात के बारे में कोई जिक्र मत करना, वरना याद रखना एक पल में ही तलाक देकर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मीरा के चेहरे पर जो कुछ पल के लिए खुशी आई थी, वो उसी पल गायब हो गई थी। कहने लगी, ये आप क्या? लेकिन सौरभ ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश कर दिया। रात को समझ नहीं आई थी मेरी बात, कि मेरे साथ सवाल जवाब नहीं। मीरा की सांस गले में अटक गई और वो वहां से चली गई। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, जिसे उसकी मासी ने भी महसूस कर लिया था। क्या बात है मीरा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मासी ने पूछा। कुछ नहीं मासी, बस जल्दी जल्दी में तैयार हो रही थी, इसलिए चेहरे पर इस कदर बदहवासी है। कहकर वो मासी के गले लग गई थी और अपने गम को छुपाने लगी। कहीं न कहीं नंदनी जी के दिल को भी खटका जरूर हुआ था, मगर फिलहाल उन्होंने कोई जिद नहीं की। डाइनिंग टेबल पर
नाश्ता लग चुका था तो सब लोग नाश्ता करने लगे। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों का आगाज कर चुके थे, मगर ये नहीं जानते थे कि जो सफर उनकी जिंदगी में शुरू हुआ है उसकी मंजिल उन्हें एक साथ रहने पर मिलेगी भी या नहीं। शादी को कुछ समय गुजर चुका था। मीरा जो अब सौरभ जैसे साइको इंसान को बर्दाश्त करते करते कभी टूटने लगती थी, आज किसी बहाने से अपनी मासी के पास रहने के लिए आई हुई थी। सौम्या प्रेग्नेंट थी। मीरा शादी के बाद पहली बार यूं अपनी मासी के पास रहने आई थी। उसकी मासी का घर भी विक्रांत के घर से ज्यादा दूर नहीं था, बस 2-3 घर छोड़कर ही विक्रांत का घर था। नंदिनी मासी के कहने पर मीरा अनीता आंटी के घर भी गई थी। आखिर उसने वहां पूरे 5 साल गुजारे थे, इसलिए नंदिनी जी ने उसे घर पर ही रोक लिया था। शादी को जब विक्रांत शाम को जब विक्रांत वापस आया उस वक्त मीरा अकेली लिविंग रूम में बैठी हुई थी, किसी ख्याल में गुम थी। विक्रांत की नज़र मीरा पर पड़ी तो उसने अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया और मीरा के सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। शायद वो मीरा के चेहरे का दर्द पढ़ना जानता था। दिल ही दिल में सोचने लगा, मीरा, क्या तुम उसके साथ खुश नहीं हो? एक बार बताओ तो सही। किसी की मौजूदगी का एहसास करते हुए मीरा उठकर सीधी हो गई। अरे विक्रांत भाई, आप। हमेशा से उसे भाई कहने वाली विक्रांत अपने होठ भींच कर रह जाता था। कहने लगा, मेरा तुम खुश तो हो ना? वैसे तो तुम्हारे ससुर जी पापा के अच्छे दोस्त हैं, तो यकीनन सौरभ भी अच्छा होगा। मीरा ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाई और तुरंत बोली, जी विक्रांत भाई, मैं बहुत खुश हूँ। विक्रांत के लहजे में हमदर्दी झलक रही थी, जो यकीनन उसके अंदर भरी हुई थी। शादी के बाद से सौरभ कभी पल भर में छाँव तो पल भर में धूप जैसा था। वो हमेशा अपनी मनमानी करता। मीरा को उसने कभी इंसान समझा ही नहीं था। वो वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली आई और कमरे में आकर रोने लगी। विक्रांत भी उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसने ये करना सही नहीं समझा। सौम्या की तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से खराब थी और वो अक्सर बीमार भी रहने लगी थी। उसकी कमजोरी की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। इसी बीच मीरा को भी खुशखबरी मिली कि वो मां बनने वाली है। मीरा और सौम्या की प्रेगनेंसी में सिर्फ 1 महीने का अंतर था। आज मीरा अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसकी तबीयत खराब सी थी, क्योंकि वो जानती थी डॉक्टर ने बताया था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा बेटी है। ये बात मीरा ने सौरभ से छुपा रखी थी। वो हर वक्त ये सोचकर परेशान रहती कि कहीं सौरभ ने अगर बेटी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो वो क्या करेगी? क्या अपनी माँ की तरह वो भी तलाक का दाग अपने सर पर लगाएगी? इसी डर की वजह से उसकी तबीयत खराब रहती थी। वो हर समय अपने पेट पर हाथ रखते हुए भगवान से प्रार्थना करती, मेरी बेटी की किस्मत अच्छी करना भगवान जी, उसे मेरी तरह मत बनाना। तभी उसकी मासी की कॉल आई। मीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया और मासी से बात करने लगी। कैसी हो मासी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ अपनी तबीयत का। दोनों बात कर ही रहे थे कि नंदिनी जी ने उसे बताया, सौम्या ने प्यारे से एक बेटे को जन्म दिया है। अभी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से फोन आया था अनीता जी का। सब लोग वहीं पर हैं। बेटे का सुनकर मीरा खुश हो गई थी। मासी, विक्रांत कितना खुशकिस्मत है ना, कि भगवान ने उसे पहली औलाद बेटा दिया है। ये कैसी बातें कर रही हो मीरा? नंदिनी जी बोली, बेटा हो या बेटी, पहली औलाद तो हर माँ बाप के लिए भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा होती है। और अब तो हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मीरा का हाथ अनजाने ही अपने पेट पर चला गया था। सोचने लगी, सौम्या कितनी खुशकिस्मत है कि उसे पहली औलाद बेटा मिली। भगवान अगर मुझे भी बेटा दे दे तो शायद सौरभ मेरे साथ ठीक हो जाए। कुछ बातें करने के बाद जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, मीरा का डर बढ़ता जा रहा था। उधर सौम्या जब से बच्चे को जन्म दे चुकी थी, अब बीमार रहने लगी थी। उसके सिर के बाल भी झड़ने लगे थे, जिसे देखकर सबको हैरत हुई। विक्रांत ऑफिस से घर वापस आया और बोला, मम्मा, मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात की है, सौम्या को वहां लेकर जाऊंगा। पता नहीं सौम्या ठीक क्यों नहीं हो रही। कितने डॉक्टर बदल कर भी देख चुका हूँ। सौम्या के कई सारे टेस्ट भी किए थे, पर रिपोर्ट्स में कुछ भी साफ नहीं आ रहा। फिर भी उसकी हालत ये बता रही है कि अंदर कहीं कोई बीमारी उसे धीरे धीरे खोखला कर रही है
और फिर अगले ही दिन विक्रांत ने सौम्या को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचकर उसके कई टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट लेने के लिए 2 घंटे बाद आना। गाड़ी में बैठी सौम्या धीरे से बोली, विक्रांत, मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची। कोई चीज है जो मुझे अंदर से नोच रही है। वो बड़े हौसले से बात कर रही थी, पर आंखों में आंसू थे। विक्रांत ने उसका हाथ थामकर कहा, ऐसी बातें मत करो सौम्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूं। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने तसल्ली देते हुए कहा, अपने बेटे के बारे में सोचो, हमने उसके लिए कितने सपने देखे हैं। विक्रांत की बातों के बावजूद सौम्या के दिल में किसी गलत चीज का एहसास बना हुआ था। घर आते ही विक्रांत ने अपने बेटे दक्ष को गोद में उठाकर प्यार से चूमा। बाप बेटे का ये प्यार देखकर सौम्या भी हल्के से मुस्कुरा दी। दक्ष अभी सिर्फ 15 दिन का हुआ था। सब लोग लाउंज में बैठे थे कि तभी फोन बजा। सौरभ के घर वालों की कॉल आई थी। अनीता जी ने तुरंत फोन उठाया। मीरा की सास बोली, हम मीरा की मौसी को कॉल कर रहे हैं लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। हमें आपको ये बताना था कि हम मीरा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई है। ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ा गया है, इसलिए इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। यह सुनकर अनीता जी बुरी तरह से परेशान हो गई थीं। उन्होंने तुरंत अपनी काम वाली रानी को नंदिनी जी के पास भेजा। नंदिनी जी भागती हुई आई थी। अनीता जी ने उन्हें सब कुछ बताया तो वो बुरी तरह से घबरा गई। अनीता जी ने कहा, परेशान मत हो नंदिनी, हमें हॉस्पिटल जाना है। विक्रांत बेटा, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम अभी चलते हैं। नंदिनी जी, अनीता जी और विक्रांत जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े थे। ये लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे, मीरा का ऑपरेशन हो चुका था। उसने एक बेटी को जन्म दिया था जो पैदाशी तौर पर बीमार थी। नन्ही सी बच्ची का सांस उखड़ रहा था और डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे दोनों की जान बचाने में। विक्रांत परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था, मगर सौरभ के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वो बड़े ही मजे से मोबाइल में बिजी था, जैसे वो बच्ची उसकी औलाद ही ना हो। उसके सारे जज्बात तो बेटे के लिए सजे थे। बेटी को वो गोद में लेने की सोच भी नहीं रहा था। तभी डॉक्टर आई। विक्रांत ने आगे बढ़कर पूछा, डॉक्टर कैसी है मीरा? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, बदकिस्मती से उनका ब्लड प्रेशर इतना गिर गया था कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही की जान बचा पाए। हम उनकी बेटी को नहीं बचा सके। मीरा अभी भी होश में नहीं थी। उनके लिए दुआ कीजिएगा। नंदिनी जी की तो जैसे टांगों से जान ही निकल गई थी। वो वहीं बेंच पर बैठ गई और मीरा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। सौरभ सामने बैठा था। विक्रांत उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, चिंता मत करो सौरभ, सब ठीक हो जाएगा। जबकि सौरभ बड़े ही गुस्से और नफरत से बोला, चलो अच्छा हुआ मर गई, एक बेटा तो दे ना सकी, तो अब मैं क्या करूंगा इस औरत का? ऐसी औरत को अपने लिए साथ ले जाऊं? मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। तलाक के कागज मैं जल्दी ही तुम्हारे घर भेज दूंगा। सौरभ की बात सुनकर तो विक्रांत का खून खौल उठा था। गहरी सांस लेकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा या बेटी पैदा करना किसी के बस का काम नहीं। भगवान ने जो दिया वही सही। शायद तुम्हें बेटी ही इसलिए दी गई कि तुम उससे कुछ सीख सको, पर तुम्हारा रवैया तो जानवरों जैसा है। तुम क्या उसे तलाक दोगे? हम खुद तुम्हें तलाक का नोटिस भेजेंगे। विक्रांत के अंदर तक एक गहरा दुख उतर आया था। उसे अचानक समझ में आया कि मीरा क्यों उदास रहती थी। कितना टॉर्चर सहा होगा उसने। सौरभ की माँ हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, पर विक्रांत ने ठंडे लहजे में कहा, बहुत गंदे लोग हो तुम। हमें तुम लोगों को पहचानने में गलती हो गई। माफ कर दो बेटा। सौरभ ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं इसे क्या हो गया है। आपका बेटा ऐसा ही था, हमें ही पहचानने में गलती हो गई। जबकि मीरा की मासी हिचकियों के साथ रो रही थी। उनकी बहन भी इतनी ही बदनसीब थी। मीरा की पैदाइश पर उनकी बहन के पति ने उसे तलाक दे दिया था। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। बहन के दुख में तिल तिल कर कर जीती रही और अब उसकी औलाद को भी अपने सीने से नहीं लगा सकी। दूसरों के दर पर पड़ी रहती थी और शादी के बाद भी उसे सुकून नसीब नहीं हुआ। मरने के बाद मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, यही सोचते हुए वो तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। तभी विक्रांत ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, आंटी जी, बिल्कुल भी उदास मत होइए।
आप तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपकी बेटी ऐसे इंसान से आज़ाद हो गई। उसे इससे भी बेहतर जीवन साथी मिलेगा। मैं खुद ढूंढूंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं मीरा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो उसे जिंदगी की सारी खुशियां देगा। आप परेशान मत होइए। सब लोग मीरा की सेहत के लिए दुआएं मांग रहे थे, जबकि सौरभ अपनी मां को लेकर वहां से जा चुका था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि मीरा को होश आ गया है। विक्रांत और नंदिनी जी कमरे के अंदर गए तो मीरा खाली खाली नजरों से छत को घूर रही थी। मासी, सौरभ ने कुछ कहा तो नहीं बेटी की पैदाइश पर? जबकि नंदिनी जी चौंक गईं। क्या मतलब? तुम्हारे बस में तो नहीं था ना बेटा या बेटी पैदा करना? नहीं मासी, उन्हें बेटा चाहिए था और ये बात मुझे शादी के दिन ही कही थी उन्होंने। उसने रोते हुए कहा। कहा है वो? विक्रांत, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे कहूंगी कि इस बार बेटी हुई तो क्या हुआ, अगली बार भगवान ने चाहा तो वो हमें बेटा जरूर देगा। जबकि विक्रांत वहीं स्टूल पर बैठ गया और बोला, मीरा, तुम बहुत ही मजबूत लड़की हो। तुम्हें कोई भी मुसीबत तोड़ नहीं सकती। मीरा ने हैरानी से पूछा, विक्रांत, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सौरभ कहाँ है? मेरी सास कहाँ है? विक्रांत ने उसे शांत कराते हुए कहा, फिलहाल तुम कुछ मत सोचो मीरा। तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन तक तुम्हें छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। मीरा ने धीमे लहजे में पूछा, मेरी बेटी कैसी है? विक्रांत ने उसी वक्त नंदिनी जी की तरफ देखा और खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि उसकी हालत अभी भी खराब थी। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, बस उसे सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद मिल लेना उससे। नंदिनी जी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। 3 दिन बाद जब मीरा को डिस्चार्ज मिला तो वो उसे लेकर घर आ गई थी, मगर मीरा की बेचैनी और सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। उधर सौम्या की तबीयत भी अचानक से इतनी खराब हुई कि उसे एकदम से खून की उल्टी आई। डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि उसे ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। ये बात विक्रांत ने सौम्या से छुपा ली थी, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। उसे अपने बेटे का मासूम सा चेहरा देखकर ये गहरी चोट लगी थी। वो हर तरह से सौम्या का ख्याल रख रहा था, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसके लिए बात कर रहा था। और एक दिन तो सौम्या को खून की बहुत बड़ी उल्टी आई और वो बेहोश हो गई। सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। जब नंदिनी जी के पति को पता चला कि मीरा की पति सौरभ ने उसे घर से निकाल दिया है और तलाक देने की सोच रहा है, तो वो गुस्से से भड़क उठे। हमने इस लड़की का ठेका नहीं ले रखा। मेरे खुद के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है। मैं एक और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर नंदिनी जी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी मेरी मरी हुई बहन की आखिरी निशानी है। आखिरी निशानी है तो जैसे पहले रहती थी वैसे रहे, मेरे घर में नहीं रह सकती। सूरज जी की कठोर आवाज सुनकर नंदिनी जी कहने लगी, प्लीज सूरज जी, धीरे बात करें, वो सुन लेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अनीता जी से विनती की कि कुछ दिन मीरा को अपने साथ रख लें। वो थोड़ी ठीक हो जाएगी तो उसे हालात के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद वो कहीं नौकरी करके अपना गुजारा कर लेगी। नंदिनी जी पति के गुस्से से परेशान थी और उन्होंने अनीता जी से बात की थी, तो अनीता जी फौरन मान गई। वो एक नर्म दिल औरत थी। उन्हें मीरा से कोई वैर नहीं था। उन्हें तो उस मासूम बच्ची पर तरस आता था, इसलिए उन्होंने उसे अपने घर पर रख लिया था। उधर सौम्या की बिगड़ती हालत सबको परेशान कर रही थी। विक्रांत तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आया। अनीता जी भी विक्रांत और सौम्या के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। रास्ते में ही सौम्या बेहोश हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल में जाते ही एडमिट कर लिया गया और आज विक्रांत ने अपने माँ बाप को सच बता दिया कि कुछ दिन पहले सौम्या की जो रिपोर्ट कराई थी उसमें उसे कैंसर बताया गया, और वो भी आखिरी स्टेज का। उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है और शायद ये उसका आखिरी वक्त चल रहा है। ये सुनकर अनीता जी फूट फूट कर रोने लगी और हॉस्पिटल की बेंच पर ही बैठ गई। सौम्या के माँ बाप भी आ चुके थे। बेबी रोते हुए कहने लगे, मेरी बेटी की खुशियों को नजर लग गई। विक्रांत, जानते हो तुमसे शादी करने के बाद सौम्या हर वक्त खुश रहती थी। वो इतनी खुश थी तुम्हें पाकर कि बता नहीं सकती थी। और फिर भगवान ने जब तुम दोनों को बेटा दिया तब तो वो और भी ज्यादा खुश हो गई थी। सौम्या ने तो समझा था कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है, मगर कौन जानता था उसकी जिंदगी पूरी तो हो चुकी है। अब उसका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया था।
उसकी माँ एकदम पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी और जमीन पर गिरकर रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी की जो कंडीशन है उसमें अविलास का कोई फायदा नहीं। आप लोग उनसे मिल लीजिए, बाकी जो भगवान की मर्जी। सब लोग सौम्या के कमरे में गए। सौम्या विक्रांत की तरफ देख रही थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। विक्रांत आगे बढ़ा और सौम्या का हाथ थाम कर बोला, सौम्या, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हूं ना। मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। क्या पता भगवान हमारी सुन ले, कोई चमत्कार कर दे। जबकि सौम्या रोते हुए मुस्कुराई, विक्रांत, मेरी आपसे एक विनती है, दक्ष को मेरी कमी महसूस मत होने देना। आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। इस एक साल में आपने जिस कदर मुझे खुशियां दी हैं, इन्हीं खुशियों ने मेरे मौत के पलों को आसान कर दिया। सौम्या की बातें सबके दिल को चीर रही थीं। बातें करते करते सौम्या की सांसें टूटने लगी। सब लोग बेबस खड़े थे। कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर भी जवाब देकर जा चुके थे। अचानक सौम्या की सांसें तेज हुई और हाँफते हुए उसने सांस लेना शुरू किया। विक्रांत ने सौम्या का हाथ कसकर पकड़ा और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए थे। सौम्या, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे हर अधूरेपन को पूरा किया और आज तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। हमारा दक्ष जब तुम्हारे बारे में बड़ा होकर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे। विक्रांत फूट फूट कर रो पड़ा था। उसकी आंखों के सामने सौम्या इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी थी। विक्रांत उसे हिलाते हुए बार बार पुकार रहा था, सौम्या, सौम्या प्लीज आंखें खोलो। सौम्या की माँ तो बेहोश होने के करीब थी। मौत का ये सदमा पूरे घर को तोड़कर बिखेर चुका था। सौम्या की बॉडी को घल्लाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। दक्ष के रोने की आवाजें सबके दिलों को एक गहरे दर्द से भर रही थीं। विक्रांत की जिंदगी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। दक्ष माँ की गोद के लिए तड़प रहा था। धीरे धीरे मेहमान अपने अपने घरों को लौट चुके थे। तभी मीरा कहने लगी, मम्मी, अभी तक मेरी बेटी सही नहीं हुई क्या? कितना टाइम लगेगा? और आप सब कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 8 दिन कहते रहते हैं। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? और सौरभ, सौरभ ने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की। मीरा की बात सुनकर नंदिनी जी और अनीता जी की आंखों से आंसू निकल आए थे। सब कुछ ही तो एक साथ बिखर गया था। दोनों की शादी एक साथ हुई थी। दोनों के घर भी एक साथ जुड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये भगवान की तरफ से कैसी बड़ी आजमाइश दी गई थी। जब मीरा ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो विक्रांत, जो दक्ष को गोद में लिए बैठा था, तुरंत बोला, आंटी जी, हमें लगता है मीरा को अब सच्चाई बता देनी चाहिए। हम उसे और ज्यादा धोखे में नहीं रख सकते। विक्रांत की बात सुनकर मीरा के अंदर जैसे तूफान का शोर मच गया था। उसने घबराते हुए कहा, विक्रांत, कौन सी हकीकत? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने तो अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। कहाँ है वो? आप लोग तो बोल रहे थे 3 दिन में ठीक हो जाएगी। नंदिनी जी ने मीरा को गले से लगा लिया और बोली, मीरा, हिम्मत से काम लो। भगवान जो भी करता है उसमें कुछ न कुछ भलाई छुपी होती है। तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी माँ से अलग नहीं निकली। जब तुम हॉस्पिटल में थी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था। डॉक्टर के लिए ये तय करना मुश्किल था कि माँ की जान बचाई जाए या फिर बच्चे की। इसलिए दोनों में से एक को ही बचा पाए। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मगर तुम्हारी बेटी बच नहीं पाई। और ये सुनकर मेरा फटी फटी निगाहों से कभी विक्रांत को देखती तो कभी अपनी मासी की तरफ। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मेरे दिल में उम्मीद की किरणें क्यों जगाई आप लोगों ने? नंदिनी जी ने उसे समझाया, मीरा, हिम्मत से काम लो। वो भगवान की अमानत थी, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। और सौरभ के बारे में भी सुन लो। उस इंसान ने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी और तुम भी चुपचाप सहती रही। वो कहकर गया है कि वो तुम्हें तलाक भिजवा देगा। ये सुनते ही मीरा जमीन पर गिरते हुए सोफे पर ढेर हो गई थी और रोते हुए बोली, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया मासी, सब कुछ। क्या मैं भी अपनी माँ की तरह ऐसे ही तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारूंगी? नंदिनी जी अफसोस से मीरा को देख रही थी। उनके बस में कुछ भी नहीं था। काश उनके पति में मीरा के लिए थोड़ी सी हमदर्दी होती तो वे उसके लिए कुछ सोच सकती थी। तभी विक्रांत के पापा विजय जी आगे बढ़े। तुम हमारी बेटी से कम नहीं हो मीरा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए विजय जी ने नंदिनी को साथ लगाया था, जबकि वो रोते हुए विजय जी के कंधे पर सिर टिकाए थे। दिन यूं ही गुजर रहे थे।
तीसरे दिन एक कामवाली एक लिफाफा लेकर हॉल में आई। सब लोग हॉल में ही बैठे थे। मीरा दीदी, ये आपके नाम पर है। सबको यकीन था कि ये तलाक का कागज होगा। मीरा में हिम्मत नहीं थी, लेकिन विक्रांत ने दक्ष को अनीता जी की गोद में डालते हुए लिफाफा खोलना शुरू कर दिया। और लिफाफा खोलते ही पता चला कि ये तलाक के ही पेपर थे। अच्छा हुआ भगवान ने उस इंसान से जल्दी ही छुड़वा दिया। अगर वो तलाक न भेजता तो हम लोग कोर्ट के जरिए मीरा को तलाक दिलवाते। मीरा रोने लगी थी। कुछ दिन घर का माहौल काफी खराब रहा, लेकिन नंदिनी जी मीरा से मिलने आती रहीं। सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो चुके थे, जबकि मीरा फिर से घर के कामों में लग गई थी। उसने पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे ही गुजारी थी, तो अब क्यों ना अपने गमों को सीने में छुपाए। वो फिर से घर के कामों में लगी, कामवाली से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उसका भी कोई नहीं था, लेकिन वो मजबूर थी। उसे अपने साथ कोई नहीं रख सकता था। अब मीरा के लिए यही एक ऐसा घर था जो उसे सहारा दे सकता था। उधर विक्रांत भी बुरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में उदासी और वीरानगी थी। रात के 11 बजे वो बुरी तरह से बेचैनी से बाहर लॉन में टहल रहा था। उसका मन अंदर से बिखर चुका था। सौम्या की मौत के बाद से एक दिन भी विक्रांत ऑफिस नहीं गया था। उसने जैसे जीना ही छोड़ दिया था और खुद को कमरे में बंद कर लिया था। विजय जी लौटकर अपने कमरे में आए तो अनीता जी दक्ष को सुला रही थी। विजय जी को देखकर उन्होंने खामोश रहने का इशारा किया और जल्दी से दक्ष को सुलाकर विजय जी का हाथ पकड़कर बाहर निकल आए। अच्छा हुआ अब कुछ नहीं बोले, अगर वो जाग जाता तो फिर परेशान करता। बेचारा मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद के लिए तड़पता है। विजय जी के दिल में भी दुख उतर आया था। उन्होंने अनीता जी का हाथ पकड़कर लॉन की तरफ इशारा किया। देखो अनीता, हमारा बेटा ऐसा तो नहीं था ना। अब तो ऐसा लगता है जैसे जिंदा होकर भी एक मरा हुआ वजूद हो। हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें अपने बेटे को जिंदगी की तरफ लौटाना होगा। अनीता जी ने भी कहा, सौम्या के जाने के बाद हम सबको बहुत दुख हुआ है। उसका अचानक चले जाना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का बस एक बोझ हो। अब तो दक्ष की देखभाल करना भी मेरे बस में नहीं रहा, कहकर अनीता जी रोने लगी। तब विजय जी ने उनके कंधों पकड़कर हौसला देते हुए कहा, हमें मजबूत होना होगा अपने बच्चों के लिए। 1 महीने से मैं अकेले ही सब काम संभाल रहा हूँ, जो मेरे बस में नहीं। हमें अपने बेटे को ऐसी सिचुएशन से निकालना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम विक्रांत की दूसरी शादी कर दें। अनीता जी चौंक कर विजय की तरफ देखने लगी। विजय आगे बोले, विक्रांत शायद मान जाए। और क्यों नहीं मानेगा, जरूर मानेगा। हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, मगर दक्ष की खातिर जरूर मानेगा। अनीता जी कुछ पल के लिए खामोश रहीं। क्या हुआ, कोई परेशानी है? मैं सोच रही हूँ आने वाली लड़की दक्ष को प्यार दे सकेगी। जो भी लड़की आएगी उसके दिल में अरमान होंगे। क्या पता वो विक्रांत की औलाद को गोद लेने से इनकार कर दे। कहीं हमारा ये फैसला विक्रांत की जिंदगी को और मुश्किल में न डाल दे। अनीता जी की बात सुनकर विजय जी के मन में कुछ विचार आया, लेकिन बात सच थी। दोनों बातें करते हुए अपने कमरे में गए। विक्रांत भी अंदर आते हुए दक्ष को उठाकर अपने कमरे में लेकर चला गया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग बैठे थे और तब अनीता जी ने बात शुरू की। विक्रांत बेटा, इंसान के बस में सब कुछ नहीं होता। अपनी हालत देखो। तुम्हें देखकर हमारा कलेजा दर्द से फट जाता है। हमें भी तुम्हारा साथ चाहिए। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। हमारा वक्त आएगा तो हम भी चले जाएंगे। विक्रांत ने बहुत ही नरमी से कहा, प्लीज मामा, ऐसी बातें मत करें। विजय जी ने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं बची। 1 महीने से तुम ऑफिस नहीं आए। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत यूं बेकार जा रही है। तुमने खुद को बिल्कुल ही हर चीज से दूर कर लिया। न वक्त पर खाते हो न पीते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे माँ बाप सुकून में हैं? दिन रात तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंता करती है। मेरा दिल भी रोता है ऑफिस में तुम्हारी खाली कुर्सी देखकर। तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस आना होगा विक्रांत। मैं दक्ष को अकेला नहीं छोड़ सकता पापा, उसने टूटे हुए शब्दों में कहा। तो इसलिए तो मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है। कैसा फैसला? विक्रांत ने पूछा। तुम्हारी दूसरी शादी का। दूसरी शादी सुनकर विक्रांत के हाथ से निवाला छूट गया। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को खुद ही संभाल लूंगा, ऑफिस भी जाऊंगा। आप परेशान मत हो, बस मुझसे शादी का मत कहें।
सौम्या के अचानक जाने से मेरा हर चीज से विश्वास उठ गया है। उसके पापा बोले, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, ये तो भगवान की मर्जी थी। तुम्हारा और सौम्या का साथ इतना ही था और तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। मीरा भी नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी और चुपचाप नाश्ता कर रही थी। अनीता जी को मीरा को चुपचाप बैठे देखना उनके दिल में उदास सा गम भर गया था और उनके दिमाग में एकदम ख्याल आया कि विक्रांत तो मीरा से मोहब्बत करता था, मगर वो वक्त उसके लिए तैयार नहीं था। अनीता जी सोचने लगे कि मीरा को तलाक हुआ है और अपनी बेटी की खोने के गम में भी दुखी है। उसके अंदर ममता है। वो अपने दिमाग में जैसे सोचों का जाल बुन रही थी कि अगर मैं मीरा की बात विक्रांत के लिए करूं तो मुझे उम्मीद है कि विक्रांत जिंदगी की तरफ लौट आएगा। मीरा भी अच्छी लड़की है, दक्ष को माँ का प्यार भी मिलेगा। न जाने बाहर से आने वाली लड़की कैसे हो गई। नाश्ते से फ्री होकर अनीता जी अपने कमरे में गईं और विजय जी से बात की। पत्नी की बात सुनकर विजय जी खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। बड़ी ही मासूम बच्ची है, अपनी उम्र से ज्यादा दुख और परेशानियां देखी हैं। अब वक्त है कि उसे भी सुकून की घड़ियां नसीब हों। तब अनीता जी ने कहा, जानते हो हमारा विक्रांत मीरा से मोहब्बत करता था, मगर उसने तब बताया जब सौम्या के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया था। और अब मेरी नज़र ये फैसला विक्रांत की जिंदगी की तरफ लौटने में मदद करेगा। उन्होंने नन्हे दक्ष की खातिर ये फैसला लिया था। नंदिनी जी के लिए भी ये बात बहुत खुशी की थी, क्योंकि विक्रांत जैसा अच्छा लड़का मीरा की जिंदगी में आएगा तो उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर जाएंगे। भाई साहब, ये तो आपका एक एहसान होगा मुझ पर। और रही बात दक्ष की, तो वैसे भी वो मीरा से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है। सच पूछो तो दक्ष की मौजूदगी ने मीरा को अपनी बेटी के गम को सहने में मदद की है। हर वक्त वो दक्ष को गोद में लिए फिरती रहती है। उस वक्त भी मीरा दक्ष को गोद में लिए सामने सोफे पर बैठी उसकी मालिश कर रही थी और दक्ष बहुत खुश था। उन दोनों की अटैचमेंट को देखकर उन्हें अपने फैसले पर गर्व होने लगा था। अनीता जी कहने लगी, मैं विक्रांत से भी बात करती हूँ। उसी दिन विक्रांत ऑफिस से घर आया था। घर में कोई नहीं था, सब लोग शायद खुफिया तौर पर ही उसकी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। दोनों की शादी का प्लान किए हुए लगभग 8 दिन गुजर चुके थे और विक्रांत से अभी तक किसी ने कोई जिक्र भी नहीं किया था। वो घर में आया, किसी को न पाकर अपनी माँ को आवाजें देने लगा। तभी सन्नाटे में दक्ष की हंसी की आवाज दिखाई दी, तो वो फौरन आवाज की तरफ भागा। वो मीरा के कमरे में था। मीरा उसके साथ खेल रही थी। दुपट्टा उसने साइड पर रखा हुआ था। वो कभी उसे गुदगुदा रही थी, कभी उसे पेट पर खड़ा करके उसके साथ खेल रही थी। खेलते खेलते मीरा ने दक्ष को अपने चेहरे के करीब करके उसके मुलायम गाल पर अपने होंठ रख दिए थे। दक्ष ने हंसते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लेकर पकड़ लिया। दक्ष, तुम कितने बदमाश हो गए हो। देखो छोड़ो, वरना मैं तुम्हारे साथ नाराज हो जाऊंगी। ये सब देखकर विक्रांत को सुकून मिला। वो बिना कोई आहट किए वापस अपने कमरे में चला आया था। तब तक बाकी लोग भी आ चुके थे, हाथों में शॉपिंग बैग लिए हुए। मम्मा, सब खैरियत तो है ना? ये सब क्या है? किस चीज की शॉपिंग चल रही है? ये वो मुस्कुराते हुए बोला। बताया तो था तुम्हारी शादी के लिए तैयारी कर रही हूँ। अब बेटा, तुम्हें सारी जिंदगी अकेला तो देख नहीं सकते ना। और विक्रांत का चेहरा एकदम खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा, मम्मा, मैंने आपसे कहा भी था। विजय जी ने भी आगे कहा, भाई बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। हमने तुम्हारा इंतजार किया। अब तो सौम्या को गए हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मगर शादी तो होगी, लड़की भी हमने देख ली है। कौन है वो लड़की, और क्या वो दक्ष को अपनाएगी? अनीता जी ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया। विक्रांत ने कहा, मम्मा, मम्मा, जरूरी तो नहीं जिस लड़की से आप मेरी शादी करवाएं वो मेरे बच्चे को भी अपनाए। अगर किसी लड़की ने ऐसा किया कि वो दक्ष को अपनाने से इनकार कर दे, तो मैं उसी वक्त शादी से इनकार कर दूंगा। ये बात आप अच्छे से समझ लें। हम पर भरोसा रखो बेटा। हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे हैं और तुम्हारी खुशी देखकर ही करेंगे। विक्रांत हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरी खुशी ये है कि आपने उस वक्त मेरी खुशियों का ख्याल नहीं रखा और अब आप चुपचाप शादी की तैयारियां पूरी कर चुके हैं। 1 हफ्ता गुजर गया, पता ही नहीं चला। घर में मेहमानों की सब मौजूदगी में ही विक्रांत की शादी थी। जबकि मीरा अपनी मासी से कहने लगी, मासी, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैंने विक्रांत के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। तो अब सोचना शुरू कर दो मेरा। आखिर कब तक दूसरों के दर पर पड़ी रहोगी? तुम्हारा भी अपना एक घर होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बेचैन रहती हूँ। अगर तुम विक्रांत की जिंदगी में शामिल हो जाती हो तो मुझे तुम्हारी तरफ से सुकून मिल जाएगा। वो पहले भी मजबूर थी, जो सौरभ के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हुई थी, वो अब भी मजबूर हो गई थी, बस एक छत की खातिर। आज उसे एहसास हो रहा था कि अगर लड़कियां अपने कदमों पर खड़ी ना हो तो ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाती है, उन्हें मजबूर करती है, उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है। अगर आज वो पढ़ी लिखी होती और अपने कदमों पर खड़ी होती तो किसी दूसरे सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ही अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती। लेकिन वो यहाँ पर भी मजबूर हो गई थी और चुपचाप आंखों में आंसू लिए शादी के लिए रजामंद हो गई थी। उसकी आंखों के आंसू देखकर नंदिनी जी को अफसोस हुआ था। मीरा, क्या तुम चाहती हो कि दक्ष किसी पराई औरत की गोद में जाए? वो औरत उस पर जुल्म भी कर सकती है। दूसरी बात, क्या तुम चाहती हो कि तलाक का दाग माथे पर लिए बैठी रहो? विक्रांत बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा। और कल को अगर विक्रांत की शादी हुई और आने वाली लड़की ने दक्ष को अपनाने से इनकार कर दिया या फिर उस पर जुल्म करने लगी जैसे कि सौतेली माँ करती हैं, तब तुम क्या करोगी? तुम भी तो दक्ष से बहुत प्यार करती हो ना? क्या तुम इस बच्चे को सौतेली माँ के जुल्म सितम के आगे अकेला छोड़ दोगी? अपनी मासी की बात सुनकर मीरा ने एकदम दक्ष को अपने सीने से लगा लिया। मैं दक्ष को किसी भी कीमत पर कोई तकलीफ नहीं दे सकती। जबकि नंदिनी जी ने मुस्कुराकर मीरा को गले से लगा लिया। तो इसलिए तो तुम्हारी ममता को सुकून भी मिलेगा और इस रिश्ते को कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। दक्ष तुम्हारा बेटा बनेगा, समझी तुम? वो उसके पास शादी का जोड़ा रखते हुए ब्यूटिशियन से कहने लगी, इसे जल्दी से तैयार कर देना। मीरा के दिल में अनजाने डर के भाव उठने लगे थे, मगर वो इतना भी नहीं जानती थी कि वो विक्रांत की पहली मोहब्बत है, जिसे उसने अपने दिल के कोने में दफन किया हुआ था। विक्रांत को तो शादी के वक्त भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। घूंघट में मीरा को उसके बराबर में बिठा दिया गया। विक्रांत का दिल जज्बातों से खाली था, उसकी आंखें फीकी सी थी। बस वो अपने बच्चे के लिए और अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से शादी के लिए राजी हो गया था। वो क्या जानता था कि आज उसकी मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। जब पंडित जी ने उसे दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा और उसने घूंघट हटाकर मीरा की मांग में सिंदूर भरना चाहा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी अपनी माँ को देखता तो कभी मीरा को। उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, जबकि मीरा खामोश बैठी हुई थी। वो हैरान नजरों से सबकी ओर देख रहा था। माँ मीरा? तो उसकी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ हद तक विक्रांत के दिल को तसल्ली हुई और उसने एक ही झटके में मीरा की मांग में सिंदूर भर दिया। शादी की रस्में बड़े ही आराम से पूरी हुई और फिर उसे विक्रांत के कमरे में भेज दिया गया। मीरा का दिल बड़ी ही तेजी से धड़क रहा था। वो विक्रांत के कमरे में उसके बेड पर बैठी हुई थी। कमरे को भरपूर अंदाज से सजाया गया था। ऐसा लगता था जैसे उनकी शादी हो रही हो। अनीता जी चाहती थी कि उनका बेटा खुशी से अपनी जिंदगी की शुरुआत करे और वो ये भी जानती थी कि उनका बेटा मीरा से मोहब्बत करता था। इसलिए विक्रांत के लिए मुश्किल नहीं होगा उसे अपनाना, उसे स्वीकार करना। कमरे में हल्के गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। माहौल रोमांटिक खुशगवार था, मगर मीरा का दिल धड़क रहा था। आज उसे अपनी शादी की रात याद आ रही थी, जो सौरभ के साथ गुजरी थी। बीती बातों को याद करके एकदम डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे कि कहीं मर्द ऐसे ही तो औरतों के पास नहीं आते, कहीं उसके नाजुक वजूद को विक्रांत भी बुरी तरह से नहीं तोड़ेगा। मीरा के दिल में विक्रांत के लिए कोई जज्बात नहीं था। वो अचानक ही उसका पति बनकर उसके करीब आया था और वो अपने दिल में खुद को हिम्मत देने लगी थी। मगर ये सब दक्ष के लिए क्या था? वो मेरा बेटा है, जिसे मैं किसी कीमत पर खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूँ, मगर अब दक्ष को खोना नहीं चाहती। शायद उसकी कीमत ही मुझे चुकानी पड़ेगी। आज की रात वो खुद को रिलैक्स करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और विक्रांत अंदर दाखिल हुआ। इतने समय के बाद विक्रांत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर सब लोगों को लगा जैसे विक्रांत जिंदगी की ओर लौट आया है। उन लोगों का फैसला गलत नहीं था। विक्रांत की जिंदगी में खुशियां भर गई थी।
विक्रांत जैसे कदम बढ़ाता हुआ बेड की तरफ आ रहा था। मीरा का दिल कांपने लगा। इससे पहले कि विक्रांत कुछ बोलता, मीरा जल्दी से बोली, विक्रांत, आप ये मत समझिएगा कि मुझे तलाक हो गई और मुझे आपके माथे थोप दिया गया। सच पूछिएगा तो मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी, सब कुछ अचानक से हो जाएगा। मुझे अभी कुछ घंटे पहले ही पता चला था कि मैं आपके नाम के साथ जुड़ने जा रही हूँ और अब तो आपकी पत्नी भी बन गई। वो बोल ही रही थी जबकि विक्रांत हल्के से मुस्कुरा रहा था। तो क्या तुमने इनकार नहीं किया? विक्रांत की बात पर वो झट से बोली, मैंने फौरन मासी से कह दिया था। मेरी बात पर यकीन करें, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आप पर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। मगर जब मासी ने कहा, क्या क्या तुम चाहती हो कि दक्ष तुमसे दूर हो जाए, तब मैं बेबस हो गई थी। आप जानते हैं ना, दक्ष ने मेरी सोनी गोद को भर दिया है। मुझे मेरी बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी और अब वो मेरा बेटा है और उसे किसी कीमत पर नहीं खोने दे सकती। बात करते करते मीरा की आंखें भीग गई थीं। मासी ने कहा था कि क्या तुम चाहती हो कि कोई आने वाली लड़की उसके साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करे? तुमसे ये हक छीन लिया जाए तब। और तब मेरी आत्मा तड़प उठी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने उसे गोद नहीं लिया बल्कि उसे जन्म दिया है। मेरे बेटे को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। वो अपने दिल को खुली किताब की तरह विक्रांत के आगे रख चुकी थी और साथ ही साथ रो भी रही थी। दक्ष मेरा बेटा है ना विक्रांत? मैं उसे किसी को नहीं दे सकती, प्लीज। विक्रांत ने आगे बढ़कर मीरा को सीने से लगा लिया। वो मोहब्बत आज उसके सामने जाहिर करना चाहता था ताकि ये रिश्ता मजबूरी का ना लगे, बल्कि मीरा को ये साफ हो जाए कि वो विक्रांत की चाहत थी, उसकी पसंद थी। वो बोला, पागल, रो क्यों रही हो? ये तुम्हारा बेटा ही है। उसके आंसू साफ करते हुए उसने अपने होठ मीरा के माथे पर रख दिए। विक्रांत के इस तरह छूने पर मीरा के दिल में कई सवाल उभरने लगे थे कि विक्रांत तो सौम्या से मोहब्बत करता था। उसकी जुदाई में उसने खुद को क्या से क्या कर लिया था, मगर मेरे साथ तो वो कैसे नॉर्मल व्यवहार कर सकता है? और विक्रांत का इस कदर प्यार से छूना, मीरा को अपनी मासी का ये फैसला शायद सही लगने लगा था। मीरा के दिल में डर था कि कहीं वो आज की रात फिर दहशतों की नजर ना हो जाए, मगर विक्रांत तो उसे फूलों की तरह हाथ लगा रहा था कि कहीं उसे जरा सा भी दर्द ना हो। वो मीरा की नजरों में देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ? कुछ कहना है? बिना किसी झिझक के पूछ सकती हो और तुम्हें मुझसे बात करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। तुम्हारे दिल में जो भी आए बात कह देना। उसके कंधों से पकड़ते हुए वो बातें करता उसे अपने भरोसे में ले रहा था। मीरा की आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगी। विक्रांत कहने लगा, अरे तुम तो फिर से रोने लग गई। अब क्या कर दिया मैंने? विक्रांत थोड़ा सा बेचैन हुआ तो मीरा कहने लगी, आप तो सौम्या से मोहब्बत करते थे ना? मोहब्बत के नाम पर विक्रांत उसे हैरत से देखने लगा और उसके सामने बैठकर आगे की ओर बढ़कर बैठ गया। मीरा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने बड़ी मोहब्बत से उसके हाथों पर हाथ फेरते हुए अपने दिल को खुली किताब की तरह उसके आगे रख दिया। मीरा हैरत से उसे सुनती रही। शायद ये राज मेरे मरते दम तक मेरे दिल में ही दफन रहता, मगर शायद किस्मत ने हमारा मिलन लिखा था। विक्रांत के कहने के साथ ही उसे अपने और भी करीब कर लिया था। मोहब्बत का जिक्र हुआ है तो फिर मोहब्बत के बारे में तुम्हें सब कुछ जानना भी चाहिए कि मेरी मोहब्बत कौन है। जानती हो, मेरा सौम्या से रिश्ता नहीं हुआ तब से, तभी से मैं तुम्हें चाहता था। दिल ही दिल में कई बार सोचा तुम्हारे करीब जाऊं, अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। और फिर जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज माँ से बात करूंगा और डायरेक्ट तुमसे बात करने की बजाय तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी मासी से मांग लूंगा, मगर उसी दिन इत्तेफाक से देखो ऐसा हुआ कि सरला आंटी आ गई घर पर और मेरे और सौम्या के बीच माँ ने रिश्ता तय कर दिया। उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी थी। मीरा की आंखों में हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसे इंसान के दिल के मालकिन बनकर राज कर रही थी। मगर क्यों? फिर उसने जमाने की ठोकरें क्यों खाई थी? विक्रांत कहने लगा। मैं फिर भी माँ से साफ कहने लगा कि मैं मीरा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, सौम्या से नहीं। मगर जानती हो ना मम्मा की जिद को, और मम्मा को तो सौम्या पसंद थी और फिर जब उन्होंने मुझे अपनी ममता का वास्ता दिया
तो मैं मजबूर होकर खामोश हो गया। मगर सौम्या के साथ मैंने ईमानदारी से रिश्ते की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस मासूम को उसके किसी भी हक से दूर रखूं। और देखो, भगवान ने कितना कम साथ लिखा था हमारा। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ सौम्या के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, और फिर तुम्हारी भी शादी हो गई। तो मैं नहीं चाहता था मेरा कोई भी एक्शन तुम्हारी जिंदगी पर बुरा असर डाले। सौरभ इतना घटिया इंसान निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। अगर मैं सौम्या के साथ कुछ भी करता तो आज मैं खुद को बहुत बड़ा मुजरिम समझ रहा होता, और शायद सारी जिंदगी गिल्ट से बाहर नहीं निकलता। विक्रांत का दिल शीशे की तरह साफ था, जिसे वो पहले ही दिन मीरा के आगे पेश कर रहा था कि कोई भी बात उन दोनों के बीच छुपी ना रह जाए। विक्रांत की बातों पर मीरा की आंखें फिर से भीगने लगी थीं। अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? कहने लगी, मैं भी ना कितनी पागल और अनजान थी कि इतने अच्छे इंसान की मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाई। आपके जज्बातों को, आपकी फीलिंग को। भगवान ने मेरा नसीब इसी घर में लिखा हुआ था, और मैं बाहर की ठोकरें खाकर आई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मीरा। तुम मेरे लिए आज भी वही मीरा हो, मासूम। हीरे की कदर कोई और नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जौहरी करता है। उसने मीरा को अपने करीब कर लिया। देखो, भगवान जो भी करता है उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होती है। उसने दक्ष से उसकी माँ को लिया, लेकिन बदले में उसे एक और माँ दे दी थी। और अब तुम्हें दक्ष की गोद में देकर मुझे कोई टेंशन नहीं है। विक्रांत ने अपनी जेब में हाथ डाला, दो कंगन निकाले और उसके हाथों को थामते हुए पहना दिए। मैं नहीं जानता था कि मेरी शादी किससे हो रही है, इसलिए मैंने मुंह दिखाई का कोई तोहफा नहीं लिया था। ये कंगन मेरी माँ के कंगन है, जो मैं तुम्हें मुंह दिखाई में दे रहा हूँ। वादा करता हूँ अपनी पसंद का तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा जरूर खरीद कर दूंगा। वो प्यार से मीरा को अपने सीने से लगा गया था। आज बहुत समय के बाद जैसे उसके दिल को सुकून मिला था। मीरा, वादा करो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगा। विक्रांत, आपने ये सोचा भी कैसे? आपके दिल की हालत सुनकर मुझे अपना आप खुश नसीब लगने लगा है। वरना सौरभ के साथ और उसके ठुकराने के बाद मैंने जितनी भी तकलीफें उठाई, ऐसा लगता है कि अब तो मुझे मौत आ जाए। जबकि विक्रांत ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी, और फिर बड़े ही प्यार से उसके एक एक जर्री उतारने लगा। उसे अपनी आगोश में समेटता चला गया। कभी भी बीते कल को याद मत करना, अब सिर्फ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। वो उसकी कमर पर लगी जिप की तरफ हाथ बढ़ाता, जिप खोलता उसकी गर्दन पर होठ रखने लगा और मीरा को गहरी सांसें लेने पर मजबूर कर गया था। मीरा इतनी मोहब्बत भरे स्पर्श को पहली बार अपने वजूद पर महसूस कर रही थी, वरना इससे पहले तो उसने बड़ी ही तकलीफें उठाई थीं। अभी वो उसके होठों पर झुका ही था कि उसे दक्ष के रोने की आवाज सुनाई दी। तो वो एकदम से दूर हटी। विक्रांत, दक्ष। वो बिना विक्रांत के सुने कमरे से निकल गई और सुनीता जी के कमरे से दक्ष को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आई थी, जबकि विक्रांत एक गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठा हुआ था। वो दक्ष से बहुत प्यार करती थी और अब उसे हिला डुला कर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वो भूखा था इसलिए रो रहा था। प्लीज विक्रांत, आप इसे कुछ देर के लिए चुप कराएं, मैं इसके लिए बोतल बनाकर लाती हूँ। जबकि विक्रांत ने उसे अपने पास खींच लिया और दक्ष को अपने करीब बेड पर लेटाते हुए उसके ब्लाउज की जेब को खोलते हुए बोला, इसे ऊपर का दूध देने की क्या जरूरत है मीरा? तुम इसकी माँ हो, तुम इसे फीड करा सकती हो। और मीरा एकदम से चौंक उठी थी। ढीला सा ब्लाउज धीरे से उसके कंधों से फिसल गया था और विक्रांत ने दक्ष को उसकी गोद में रख दिया। हाँ मीरा, मैं तुम्हें ये हक देता हूँ, तुम दक्ष को दूध पिला सकती हो। मीरा थोड़ा सा शर्माई, लेकिन विक्रांत ने खुद ही उसे सहज करते हुए दक्ष को उसकी गोद में लेटा दिया। वो बड़े ही लगन से दूध पी रहा था, जबकि मीरा शर्म से लाल हो रही थी। विक्रांत के सामने दक्ष का पेट भर गया था, तो विक्रांत दक्ष को वापस अनीता जी के कमरे में छोड़ आया था। वापस आते हुए वो अपने ब्लाउज को दोबारा पहनकर उसकी जिप को ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि तभी विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। इसे पहनने की जरूरत नहीं, वो शरारत करता हुआ ब्लाउज को नीचे गिरा गया और बड़ी मदहोश से उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपा गया। बेटे की भूख शांत कर दी, अब मेरे भी जज्बात शांत कर दो। विक्रांत ने बड़ी मोहब्बत से उसे समेटते हुए वेद पर लिटाया और वे करारी से
उसके नाजुक वजूद में डूबता चला गया। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट और खुशी ने सबके दिलों को सुकून कर दिया था। दक्ष, जो अब 2 महीने का हो चुका था, अनीता जी की गोद में था। मीरा को देखते ही वो हाथ पैर मारते हुए किलकारियां मारने लगा था। सब लोग हंस पड़े। विक्रांत उसके पास आया, उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहने लगा, अरे बदमाश, तुम्हें अपनी माँ के सामने पापा दिखाई नहीं देते। वो दक्ष को गोद में लिए ऊपर नीचे उछालते हुए प्यार कर रहा था। मीरा आगे बढ़कर कहने लगी, विक्रांत, मुझे भी दो ना। कितनी देर हो गई है मैंने इसे नहीं उठाया, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने घंटे तक मुझसे दूर रहा हो। अनीता जी और बाकी लोग बेटे बहू और अपने पोते को इस तरह खुश देखकर खुद भी दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, जैसे सबके जख्मों पर मरहम रख दिया गया हो। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।